हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात अम्फान तूफान की। जी हाँ, अम्फान तूफान हिंदुस्तान की जद से करीब करीब गुजर चुका है, लेकिन इसकी तबाही के गहरे निशान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें। इन 5 तस्वीरों में अम्फान तूफान से मची तबाही के निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तूफान के वक्त आई तस्वीरें सिहराने वाली हैं। हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चली थी। इस तूफान में कहीं स्कूल की छत उड़ गई, हावड़ा ब्रिज भी गुम हो गया, बिजली के पोल और पेड़ जगह जगह से टूटे दिखे, सड़कों पर समंदर जैसे हालात बन गए थे। अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में खासी तबाही मचाई है। देर रात एक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब थमी तो कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था, गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थीं। सड़कों पर पेड़ उखड़ पड़े थे, बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। पूरे कोलकाता शहर में किस तरह का डिस्ट्रक्शन खड़ा किया है वो आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त कोलकाता के रास्ते में हम लोग इस वक्त पार्क स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ गिर चुकी है। उसके साथ साथ जितने भी केबल लाइंस है वो भी उसके साथ साथ गिर गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो गिर चुके हैं, लैंप पोस्ट। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बारिश जो हुआ था, भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से पानी बहुत सारी जगहों में जम गया है। इस वक्त ये जितने भी बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं सब में अंधेरा है। पूरा ये जो रास्ता है, पूरा ये जो इलाका है मेरे पीछे जो एक्साइड मोड़ की तरफ जाता है, एक बहुत ही खास प्रोमिनेंट जो चौराहा कहा जा सकता है कोलकाता शहर का, वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए कितने ऐसे पेड़ हैं पूरे रास्ते में जो इस वक्त गिरा हुआ है। और इस तरह का जो सिचुएशन हम देख सकते हैं वो पूरे कोलकाता शहर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक हो चला। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफानी हवाओं के जोर से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। इस खौफनाक मंजर को सामने के मकान में रहने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। घंटों के लैंडफॉल में चक्रवाती तूफान अम्फन ने तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिले प्रभावित हैं, तो साथ ही साथ सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। यह है एक ऐसी सड़क का नजारा जो दीघा में है, और सिर्फ एक पेड़ नहीं, लगातार दूर तक कई पेड़ गिरे हैं। घंटों चले इस वर्षा और साथ ही साथ इस चक्रवात में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कई दिन लग जाएंगे। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। ऑलमोस्ट पूरा कोलकाता यहाँ पे जितना भी सेंट्रल है, ये आपका 7 पॉइंट, एजेसी बोस रोड, 4 नंबर, कोस्ट मॉल, ये पूरा 7 पॉइंट्स के पास जितने भी पार्क स्ट्रीट, सारे एरिया ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स है। आप निकलिए ही मत तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी की वजह से, तूफान की वजह से, और पेड़ गिर गए हैं रास्तों में। कोई अभी तक सपोर्ट नहीं आया है कि पेड़ साफ कर दे। बर्बादी सिर्फ बाहर नहीं, मकानों के अंदर भी पहुंच चुकी है।
निचले इलाकों में तूफानी बरसात का पानी मकानों के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से घर का सारा सामान डूब गया। लोग रात भर जैसे तैसे पानी बाहर निकालकर अपने आशियाने को बचाने में लगे रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के लोगों का काफी अरसे बाद इतनी तेज रफ्तार के तूफान से वास्ता पड़ा। ओडिशा में रफ्तार थोड़ी कम रही, लिहाजा तबाही भी कम रही। दोनों राज्यों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। खतरे में तो ओडिशा और बंगाल दोनों थे, लेकिन जैसे जैसे अम्फान देश के पूर्वी तट के नजदीक बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल की तरफ इसकी निगाहें ज्यादा टेढ़ी होती गईं। बंगाल में समुद्र तट से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि कई घंटे बाद तक कोलकाता शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। तूफान के टकराने के वक्त दीघा में सीधे खड़े हो पाना भी मुमकिन नहीं था। बता रही हैं कि किस तरह का मंजर है इस समय दीघा में। समुद्र पूरी तरह उफान पर है। लहरों की ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट हो रही है, जिसका मतलब है कि 2 तल का मकान भी वो कवर कर चुका है। और ये तेज हवाएं जो आपके लिए खुद अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में इतनी बड़ी मुश्किल का सबब बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका हिसाब किताब अभी बाकी है, लेकिन सीएम कह रही हैं कि कम से कम 10 से 12 लोग तो तूफान की भेंट चढ़ ही गए। আমাদের ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে ভিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না। ইতিমধ্যে 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছ পড়ে মারা গেছে। बंगाल के मुकाबले ओडिशा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। इसके बावजूद ओडिशा में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है। We have seen some devastation to large number of trees which have been uprooted and broken. Some of the electricity infrastructure has been damaged. Minor damage to telecom infrastructures we have seen. And then some buildings with asbestos roofs of public agencies have been damaged. बंगाल और उड़ीसा में करीब 6.5 लाख लोग पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके थे। तूफान की चपेट में आने वालों की मदद के लिए एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे अगली खबर का, और अब बात हवाई सेवा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए, उनके खुशखबरी के लिए। जी हां, देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है कि वो हवाई यात्रा को हरी झंडी देती है या नहीं। 2 महीने बाद एक बार फिर हिंदुस्तान के आसमान पर हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। 25 मार्च से बंद पड़ी हवाई सेवा एक बार फिर बहाल होने जा रही है। सरकार ने 25 मई से घरेलू हवाई सेवा को शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला राज्य सरकारों के बात करने के बाद आया है। विमान कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी को तैयारियां शुरू करने के लिए बोल दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के हर राज्यों में फ्लाइट भेजने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों को यह फैसला करना है कि वो अपने यहाँ उड़ानों को अनुमति देती है या नहीं। हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है।
पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी, और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। आज दोपहर तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यात्रियों के लिए नई एसओपी जारी करेगी। 15 मई को एएआई ने जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि चौथे लॉकडाउन की गाइडलाइन में हवाई सेवा को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रा शुरू होने पर यात्रियों की एसओपी जारी की थी, जिसके मुताबिक केवल वेब चेक इन की अनुमति है। कोई केबिन लगेज ले जाने की अनुमति नहीं होगी। फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। मास्क और हाथ के दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना सबके लिए जरूरी। 4 फीट की दूरी बनाकर रखना सबके लिए जरूरी। एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना होगा जरूरी। यात्री अब अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर भी लेकर जा सकते हैं। इस एसओपी को लेकर काफी मंथन हुआ, जिसमें कुछ बदलाव भी किए जाने वाले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अभी यात्रियों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। जहाँ तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और मैं समझता हूँ अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्राइस कैपिंग लो या वो जो भी है तो हम शुरू में देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 फ्लाइट्स हैं और आप 30 चलाओगे तो डिमांड तो बहुत होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है एयरलाइंस मनमर्जी से कर लें, पर एयरलाइंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि अगर हम मैक्सिमम देंगे तो ये थोड़ा मैक्सिमम ऐसा लगाएंगे जो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एयरलाइंस का भी हमें देखना पड़ेगा और हमें पैसेंजर्स का भी देखना पड़ेगा। देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है। पहले हमने रेलवे शुरू की है, फिर डोमेस्टिक करेंगे, और मैं समझता हूँ समय आएगा जल्दी जब ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं इनके बारे क्या करना चाहिए। पूरा खोलना मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। और आपको बता दें कि लखनऊ में आज से सैलून यानी कि नाई की दुकानें भी खुलने जा रही हैं। इन्हें कई शर्तों के साथ काम करने की मंजूरी दी गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी आज से बाजार में सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन 50-50 फॉर्मूले के साथ। लखनऊ में करीब 2 महीने बाद आज सैलून खुलने की तैयारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मई की रात को ही आदेश जारी करके सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन लखनऊ के सैलून और पार्लर मालिकों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया कि 21 मई यानी आज से वो भी काम शुरू कर सकते हैं। लिहाजा कल से ही नए तौर तरीकों के साथ ग्राहकों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये हैं, हम इस वक्त लखनऊ के एक मेंस पार्लर में हैं और यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, यानी कि जब लोग कल पहुंचेंगे तो अपना बाल और दाढ़ी कैसे बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए, ये बाकायदा इस तरह की इन्हें शील्ड पहनेंगे, साथ साथ एप्रन पहनेंगे और 1 टाइम कटिंग शीट होगी जिससे ग्राहकों को पहनाया जाएगा। सैलून के लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि एक बार में एक ही शख्स सैलून के अंदर जा सकता है। सैलून मालिकों को सभी ग्राहकों के नाम और फोन नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। वहीं नोएडा में भी जरूरी सामानों के अलावा बाकी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस था। बुधवार को जिला प्रशासन ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठक करके स्थिति साफ की, जिसके बाद आज से दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। एक दिन बाजार की आधी दुकानें खुलेंगी, बाकी की आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। एक दूसरे से सटी दुकानें अलग अलग दिनों में खुलेंगी। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी होगा। एक बार में दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं हो सकते। दुकानदारों को दुकान बंद करके 7 बजे से पहले घर पहुंचना जरूरी होगा। कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे दोनों जगह संक्रमण ने शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लगा दिया हो। मगर इस महामारी ने जिन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है बेबस, गरीब, मजबूर मजदूर। जी हाँ, मजदूरों के पास ना नौकरी है, ना खाने पीने का इंतजाम है। ऐसे बेसहारा मजदूरों के लिए एक शख्स फरिश्ता बन गया। ये कहानी गरीबों के उसी देवदूत की है।
प्रत्येकांचे अतिशांचे पालन करा. कोरोना विषाणू झपाट्याने पसरत आहे. किसे कहते हैं फरिश्ता, जो तड़पते हुए आदमी की जान बचा ले, जो भूखे को खाना खिला दे, जो गरीब के कंधे से कंधा मिलाकर उसे जीने का हौसला दे दे, जो जरूरतमंद की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे. इंसान की शक्ल में ऐसे ही एक फरिश्ते का नाम है अक्षय कोटवाड़े. पुणे के रहने वाले अक्षय कोरोना महामारी से कराह रहे पुणे में मजदूरों के सबसे बड़े मददगार बन गए हैं. अक्षय और उनका परिवार पिछले 57 दिन से रोज खाना बनाते हैं और रोज 200 मजदूरों को खाना खिलाते हैं. लॉकडाउन के चलते शादी में ज़्यादा बाराती बुला नहीं सकते और शादी में सिर्फ अभी 5 ही लोग अलाउड है. तो मैंने सोचा कि ये अपना फर्ज है कि जो भूखे लोग रहते हैं उनको खाना खिलाने का, और यही रोज मैं खिलाता हूँ. उनकी पहचान भी हो गई, इतने दिन से बॉन्डिंग हो गया. अक्षय वैसे तो डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स किए हुए हैं, मगर परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाते हैं. घर की माली हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, मगर अपनी शादी के लिए अक्षय ने जो पैसे जुटाए थे वो सब इस बुरे दौर में मजदूरों को खाना खिलाकर खर्च कर रहे हैं. मैंने 2 लाख मेरे शादी के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन शादी तो अभी हो ही नहीं सकती. लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते ज़्यादा बाराती भी बुला नहीं सकते. तो मैंने सोचा कि देश के काम में आना चाहिए और अपना ये फर्ज है. हैरानी होगी ये जानकर कि 3 रोज पहले ही अक्षय के पिता की मौत हो गई थी. परिवार पर भयानक संकट टूटा, मगर अक्षय की दिलेरी नहीं टूटी, उसका हौसला नहीं टूटा. वो मजदूरों की मदद में दिन रात लगा रहा. आपके पिताजी 2 दिन पहले चल बसे. वो सारा दुख बाजू में रखकर, भुलाकर आप लोगों का दुख दूर कर रहे हो. लोगों को अन्न खिलाने का, यही मेरे पिताजी को आत्मा को शांति मिलेगी. ये पुण्य काम है. और इन्होंने हमें बताया था कि लोगों का दर्द देखो, लोगों को क्या जरूरत है, और जो पापा ने बताया था वही रास्ते पे हम चल रहे. और ये अन्नदान खिला रहे, यही मेरा श्राद्ध कर्म का अन्नदान, ऐसा मैं समझ कर कर रहा हूँ. अक्षय जिन गरीबों की मदद करते हैं उनकी नजर में तो वो किसी देवदूत से कम नहीं है. अपने घर का सब नहीं सोच रहे, अपन दूसरों का सोच रहे. ये बहुत अच्छी बात. ये बहुत बड़ी समाज सेवा है इनकी. आज हम लोग देख रहे 57-58 दिनों से देख रहे हैं. ये डेली आते हैं, डेली सबको खाना देकर जाते हैं. कोरोना के इस संकट काल में अक्षय उन मजदूरों की उम्मीद बन गए हैं जिनके पास एक निवाले का भी जतन नहीं है. सही मायने में अक्षय जैसे लोगों से ही जिंदा है इंसानियत, जिंदा है आदमियत. पंकज खेलकर, पुणे आज तक. एक तरफ कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच सियासत चल रही थी, तो वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी पर आरोपों के तीर चला दिए. इस विवादित ट्वीट के खिलाफ मालिनी अवस्थी अब FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रही है. ACS होम जो मेरे पति हैं और इस प्रदेश के बड़े जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और बड़े कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है. बहुत हो गया, मैं जवाब दूंगी. आप भी सोच रहे होंगे कि अपने सुरीले लोकगीतों पर पूरी दुनिया को झुमाने वाली मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी आज क्यों खफा हैं? क्यों सुरों का जादू बिखेरने वाली आवाज अचानक तल्ख हो गई? आप इतनी शर्मनाक एक बात कह रहे हैं कि हमारे बैंक बैलेंस चेक करने चाहिए. और ये कौन कह रहा है? जिनके बैंक बैलेंस तो सुप्रीम कोर्ट मांग चुकी है, उस दल के लोग मुझसे पूछ रहे हैं. तो बैंक बैलेंस का ऐसा हाल है कि पिछले 5 साल से इनकम टैक्स की ओर से मैं सिल्वर सर्टिफिकेट हर साल मुझे दिया जाता है. दरअसल कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच चल रही सियासत में कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने मालिनी अवस्थी का नाम घसीट लिया.
उन्होंने मालिनी अवस्थी और उनके पति अवनीश अवस्थी की तस्वीर के साथ अपने एक ट्वीट में लिखा, यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बीजेपी के शाखा बॉय की तरह गरीब मजदूरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी ने यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शोज किए हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ रुपए कमाए। उनके बैंक अकाउंट देखकर आप चौंकेंगे नहीं। इस ट्वीट से आहत मालिनी अवस्थी ने गौरव पांधी को जवाब देते हुए ट्वीट किया, अपनी इस बात का प्रमाण दो या फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहो गौरव गांधी। इस स्त्री के 48 वर्षों के परिश्रम को दुर्भावना से देखने वाले तुम्हारी घिनौनी राजनीति के तरकश में तीर कम पड़ गए तो इस नीचता पर उतर आए। मेरे पति के चरित्र और ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है कि जब किसी को आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सबसे पहले चरित्र हनन का झूठा आरोप करते हैं। बचपन में खेल होता था, छू करके भाग जाना, और जब सफाई मांगो तो छिपे छिपे घूमना। ये वही है। मुझे आश्चर्य इस बात पे है कि चूंकि ट्विटर हैंडल आधिकारिक है जैसा आपने बताया और उसमें लिखा हुआ है कि उनका सोशल हैंडल देखते हैं, उन्हीं के दल के बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की है और खुल करके इस बात को कहा है कि इस प्रकार के ट्वीट से बचना चाहिए। न तो ये ट्वीट डिलीट हुआ है, न कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगी, तो मैं तो इसको आगे कोर्ट लेके जाऊंगी। साफ है कि मालिनी अवस्थी पर निशाना इस नाते साधा गया क्योंकि उनके पति यूपी सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, जबकि ट्वीट से पहले गौरव पांधी ने ये नहीं देखा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से मालिनी अवस्थी की सुरलहरी गूंज रही है। बहरहाल मालिनी अवस्थी चुप नहीं बैठेंगी। वो गौरव पांधी को अदालत तक घसीटने का मन बना चुकी हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। गुजरात में देसी वेंटिलेटर यानी कि धमन 1 को लेकर सियासत जोरों पर है। देसी वेंटिलेटर को लेकर गुजरात सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धमन 1 में कई खामियां हैं। इस वेंटिलेटर के जरिए कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के दोस्त की कंपनी ने इसे बनाया है, इसलिए गुजरात सरकार इसे प्रमोट कर रही है। ये है वो देसी वेंटिलेटर जिनका गुजरात सरकार ने जोर शोर से प्रसार किया था। धमन 1 नाम के इन वेंटिलेटर को राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी ने बनाया था। करीब महीने भर पहले ये दावा किया गया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये देसी वेंटिलेटर वरदान है, मगर अब इन वेंटिलेटर पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने माना है कि इन वेंटिलेटर को अपग्रेड किया जाएगा। એમાં અમારા જે ડોક્ટરો ખાસ કરીને હતા એના જે સૂચનો હતા એ સૂચનોને પણ એ લોકોએ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા છે ને બધા જ મશીનો નવા સૂચનો સાથે અપગ્રેડ કરશે અથવા તો નવા આપશે, એટલે એમાં કંઈ એવી કોઈ ત્રુટિ નથી રહી કે આ મશીન કામ નથી કરતા અથવા તો એ ફેલ ગયેલા છે, પણ એ ચોક્કસ દર્દીઓને બચાવવામાં ઉપયોગી થઈ રહે છે। मगर कांग्रेस को मौका मिल गया है। वो आरोप लगा रही है कि देसी वेंटिलेटर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली गुजरात सरकार भ्रम में डाल रही है। ये देसी वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। लेकिन जब 15 मई को सिविल के सुपरिटेंडेंट ने, सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने सरकार को कागज लिखा कि ये धमन जो आपने भेजा है वो कोविड-19 के दर्दियों की सारवार के लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो तब जाके हमने एक जवाब जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे ये मुद्दा हाईलाइट किया है और सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस के आरोपों पर गुजरात सरकार की ओर से जवाब दिया गया। माना जा रहा है कि ये वेंटिलेटर पूरी तरीके से फेल है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे हम कह चुके हैं अभी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो लाइसेंस की बात की गई है, किसी भी वेंटिलेटर को ऐसे लाइसेंस की ज़रूरत का अभी फिलहाल गवर्नमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार भी ये मानती है कि मौजूदा देसी वेंटिलेटर धमन 1 में अपग्रेडेशन की जरूरत है, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह से फेल है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अब तक 350 जितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि विपक्ष कांग्रेस ये कह रहा है कि जो मौत हुई है उसको में गुजरात सरकार की ओर से सीधे तौर पर ये आंकड़े दिखाने चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर ये धमन जो है वेंटिलेटर उसका इस्तेमाल किया गया और उनकी मौत हुई। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।